सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। बागी कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता, राजस्थान एचसी ने स्पीकर से 24 जुलाई तक कार्रवाई स्थगित करने को कहा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों द्वारा दायर रीट याचिकाओं पर 24 जुलाई तक फैसला टाल दिया। राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें जारी किए गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी। राजस्थान एचसी ने भी अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे इस पर कार्रवाई स्थगित करें। शुक्रवार तक अयोग्यता नोटिस, अध्यक्ष सीपी जोशी के वकील ने कहा। याचिका शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने ली थी और सोमवार को शाम तक दलीलें सुनी गई। मंगलवार को सुनवाई सुबह 10:30 पर शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं के लिए अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शोकाज नोटिस को चुनौती देने के लिए कई कारणों का हवाला दिया, जिसमें माला फीड्स अधिकार क्षेत्र की अधिकता आदि शामिल थे। कांग्रेस विधायक दल सीएलपी की बैठक एक होटल में लगभग 2 घंटे की देरी के बाद लगभग 11 बजे शुरू हुई। जयपुर के बाहरी इलाके में, जहां अशोक गहलोत सरकार का समर्थन करने वाले कांग्रेस विधायक डेरा डाले हुए थे। राज्य में कहर के बीच राजनीतिक उथल पुथल जारी है। असंतुष्ट कांग्रेस नेता सचिन पायलट और गहलोत के बीच थे। कुछ कर्मचारियों को कोविड-19 की मौत हो गई, उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, एयर इंडिया का कहना है। एयर इंडिया के कुछ कर्मचारियों ने कोविड-19 के आगे घुटने टेक दिए हैं, एयरलाइन के एक आधिकारिक परिपत्र ने कहा है, क्योंकि इसने परिजनों के लिए एक निश्चित मुआवजा की राशि की घोषणा की है। हालांकि एयर इंडिया के प्रवक्ता ने पीटीआई के सवालों का जवाब नहीं दिया कि उनके कर्मचारियों ने क्या किया है। कोरोना वायरस के कारण संक्रमित और मर चुके हैं। 20 जुलाई को आंतरिक परिपत्र ने उल्लेख किया कि कंपनी के कई कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव हो रहे हैं और कुछ कर्मचारियों ने महामारी के कारण दम भी तोड़ दिया है। यह परिवारों के हितों की रक्षा करता है। कोविड-19 की अवधि के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी को एक तदर्थ भुगतान करने का निर्णय लिया गया। परिपत्र, जिसकी एक प्रति पीटीआई द्वारा एक्सेस की गई है, कहा गया है, स्थायी कर्मचारियों के कानूनी या कानूनी उत्तराधिकारी कोविड-19 से मरने वालों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। यह राशि निश्चित अवधि के अनुबंध कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए और आकस्मिक कर्मचारियों के लिए 90,000 रुपए, जो 1 साल तक लगातार काम करते हैं। सेवा प्रदाता, उसके या उसके परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी को 2 महीने के सकल वेतन के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोग राज्य का शासन करेंगे, गुजरात के बाहरी लोगों का नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों को पैसे की शक्ति का इस्तेमाल करके विपक्षी शासित राज्यों की चुनी हुई सरकारों को साधने के लिए एक साजिश रचने का आरोप लगाया और शहीदों पर टीएमसी की एक आभासी रैली को संबोधित किया। उसने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल अपने लोगों द्वारा चलाया जाएगा और बाहरी नहीं। चुनौती देने वाले भाजपा के लिए एक स्पष्ट संदर्भ होगा। बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने संसाधनों से बंगाल को वंचित किया है और लोगों को इसके लिए जवाब देना होगा। राज्य के साथ अन्याय हुआ। केंद्रीय एजेंसियों और धनशक्ति का उपयोग करके बंगाल की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा साजिश रची जा रही है। भाजपा सबसे विनाशकारी पार्टी है जिसे देश ने कभी देखा है। जब देश कोविड-19 महामारी से लड़ने में व्यस्त है, भाजपा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और पश्चिम बंगाल में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने में व्यस्त है, उन्होंने कहा। बाईस जुलाई को इंडिया आइडिया समिट में मुख्य भाषण देने के लिए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जुलाई को इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। पीएमओ ने मंगलवार को कहा। शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा की जा रही है। इस वर्ष परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ है। पीएमओ के एक बयान में कहा गया है कि इस साल की इंडिया आइडिया समिट का विषय बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर है। वर्चुअल समिट में भारतीय और अमेरिकी सरकार के नीति निर्धारकों, राज्य स्तर के अधिकारियों और कारोबार से जुड़े विचारकों की उच्च स्तरीय उपस्थिति देखने को मिलेगी।
समाज शिखर सम्मेलन में अन्य प्रमुख वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, वर्जीनिया के सीनेटर और सीनेट इंडिया के सह अध्यक्ष कॉकस मार्क वार्नर, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली शामिल हैं। अन्य शिखर सम्मेलन में भारत अमेरिका सहयोग और भविष्य में महामारी के बाद के दो देशों के बीच संबंध के भविष्य सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा होगी। पंजाबी जाट कम दिमागदार टिप्पणी, त्रिपुरा के सीएम ने माफी मांगी, कहा कि भावनाओं को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मंगलवार को बंगालियों के साथ पंजाबियों और जाटों की तुलना करते हुए अपने बयानों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं किया था। उन्होंने पंजाबियों और जाटों को शारीरिक रूप से कम लेकिन दिमागदार कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। बहुत बुद्धिमान हो। मंगलवार सुबह हिंदी में ट्वीट्स की एक श्रृंखला में मुख्यमंत्री ने उनकी टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि उनके कई दोस्त पंजाबी और जाट थे और उन्हें दो समुदाय के लोगों पर गर्व है। मैं हमेशा सलाम करता हूँ देश के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबी और जाट समुदाय का योगदान और मैं भारत को आगे बढ़ाने में इन दोनों समुदायों द्वारा निभाई गई भूमिका पर सवाल उठाने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, देव ने ट्वीट किया। मैंने कुछ लोगों के उनके बारे में विचार व्यक्त किए थे। मुझे पंजाबी और जाट समुदाय पर गर्व है। मैं उनके बीच काफ़ी समय से रह रहा हूँ। अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा। 37,148 कोविड-19 मामले और 587 विपत्तियां भारत का 11.5 लाख अंक लाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 37,148 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जबकि इसकी संख्या 11,55,191 हो गई है, जबकि वसूली की कुल संख्या बढ़कर 7,24,577 हो गई। एक दिन में 587 विपत्तियों के साथ 28,084 लोगों ने रिपोर्ट की, जो सुबह 8 बजे अपडेट किया गया डेटा। वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,02,529 सक्रिय मामले हैं, जबकि 7,24,577 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कुल 62.72% लोग अब तक यह बरामद किया गया है। यह कहा गया है कुल पुष्टि किए गए मामलों में विदेशी भी शामिल है। यह लगातार छठा दिन है जब कोविड-19 मामलों में 30,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में 587 मौतों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। 176 महाराष्ट्र से है, कर्नाटक से 72, तमिलनाडु से 70, आंध्र प्रदेश से 54, उत्तर प्रदेश से 40, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से 35, गुजरात से 20, मध्य प्रदेश से 17 और जम्मू और कश्मीर से 10 उम्मीदवार शामिल हैं। सकल घरेलू उत्पाद का वित्त वर्ष 21 में सकल घरेलू उत्पाद 87.6% हो सकता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित उधारी का स्तर भारत के सकल ऋण में लगभग 170 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 87.6% बढ़ने की संभावना है। वित्त वर्ष 21 में स्टेट बैंक की नवीनतम इक्राप शोध रिपोर्ट भारत, यह पिछले वित्त वर्ष 2016 में दर्ज 140.9 लाख करोड़ रुपए जीडीपी का 72.2% से काफ़ी अधिक है। उच्चतर महामारी से संबंधित खर्चों के बीच दुनिया भर में राजकोषीय अनुमान गड़बड़ा गए हैं। जीडीपी वृद्धि में गिरावट के साथ सभी देशों में ऋण से जीडीपी अनुपात भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है, यह भी आकलन किया गया है कि बाहरी ऋण 6.8 लाख रुपए जीडीपी का 3.5% तक बढ़ने का अनुमान है। शेष घरेलू ऋण के अनुसार राज्यों के ऋण का घटक जीडीपी का 27% होने की उम्मीद है। सौम्या कांति घोष, समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार एसबीआई। राहुल बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ेंगे। बजाज ने कहा कि प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज 31 जुलाई को बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ेंगे। 3 दशक से अधिक समय तक कंपनी में काम करने के बाद संजीव बजाज सफल होंगे। मंगलवार को विनियामक फाइलिंग। कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज, जो 1987 में अपनी स्थापना के बाद से कंपनी के शीर्ष पर है,
और उत्तराखंडी नियोजन के हिस्से के रूप में 5 दशकों से अधिक के समूह ने कार्यकाल को गिराने का फैसला किया है। 31 जुलाई 2020 को व्यवसाय के समय के करीबी से बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी ने कहा। राहुल बजाज हालांकि एक गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में कंपनी की सेवा करना जारी रखेंगे। कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। राहुल बजाज के स्थान पर 1 अगस्त 2020 से संजीव बजाज की कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दाखिल ने कहा। कांग्रेस हारने वाले नेता ट्वीट्स की पार्टी बनेंगे, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार पर हमला करने वाले अपने नियमित ट्वीट पर स्वाइप में भाजपा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ट्वीट्स की पार्टी बन जाएगी क्योंकि यह लोगों के बीच कोई काम नहीं कर रही है और एक के बाद एक नेताओं को खो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सीएए, शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन और दिल्ली दंगे फरवरी में कांग्रेस की उपलब्धियां थे। इसके बाद मार्च से ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश में सत्ता की हानि और प्रवासियों के उकसावे थे। अप्रैल में जावड़ेकर ने कहा कि मई में कांग्रेस की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र में सत्ता की हानि हुई, जबकि पार्टी ने जून में चीन के लिए वकालत की और जुलाई में राजस्थान में इसे समाप्त कर दिया गया था। राहुल गांधी दैनिक आधार पर ट्वीट्स कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ट्वीट्स की पार्टी बन जाएगी क्योंकि वे लोगों के बीच कोई काम नहीं कर रहे हैं और एक के बाद एक नेता खो रहे हैं। एक हताश और निराश पार्टी सरकार पर सभी प्रकार के हमलों को शुरू करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने संवाददाताओं से कहा। कैफे कॉफी डे अप्रैल जून तिमाही में 280 और आउटलेट से कम हो गया। कम मुनाफे के मुद्दों का हवाला देते हुए घरेलू कॉफी चेन कैफे कॉफी डे सीसीडी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 280 आउटलेट बंद कर दिए हैं। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी ने 1672.41 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है। माइंडट्री में हिस्सेदारी की बिक्री से मदद मिली। हालांकि पिछले वित्त वर्ष की इस तिमाही में 926.04 करोड़ रुपए के मुकाबले 926.80 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ परिचालन पर 4.06% की गिरावट आई थी। 30 जून 2020 तक इसके आउटलेट 1480 थे। कॉफी श्रृंखला ने भी पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में अप्रैल जून तिमाही के दौरान औसत बिक्री प्रतिदिन ASPD घटकर 15,445 दर्ज की थी। लेकिन वेंडिंग मशीनों की गिनती में एक साल पहले की समान तिमाही में 49,397 से 59,115 इकाई हो गई। कम मार्जिन और उच्च कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के कारण निर्यात परिचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और लगभग 280 आउटलेट विभिन्न तिमाही के दौरान बंद हैं। लाभप्रदता, प्रमुख खर्चों में भविष्य में वृद्धि सहित कारक, कंपनी ने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।